ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वाला, जिसने कहा कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ब्रिटिश साम्राज्य को जिसकी मृत्यु होने के बाद ये तय हो गया, उनकी हत्या के बाद, कि अब अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे महान पत्रकार, ऐसे महान लेखक, ऐसे महान वकील, कांग्रेस पार्टी के नेता, स्वराज्य दल के संस्थापकों में से एक, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ट्रेड यूनियनों को लेकर जिसने छुआछूत पे काम किया, हिंदू महासभा के सदस्य लाला लाजपत राय के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको गरम दल में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। उनमें से जो लाल शब्द है वो लाला लाजपत राय के नाम से है, जिन्हें पंजाब का शेर या शेरे पंजाब केसरी कहा जाता है। इन सभी विशेषताओं को आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो आज उनकी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय, ये जो लाला लाजपत राय है, इनका जो जन्म है, ये जन्म होता है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को इनका जन्म होता है। लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो 28 जनवरी को होता है और ये होता है स्थान फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। मोगा एक जगह है, वहां फिरोजपुर पंजाब में मोगा के पास में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता हैं वो महाजन जाति से थे, जबकि माता जो है वो सिख थी। तो देखिए उस समय में भी है ना, इस तरह से विवाह हुआ करते थे। उसका एक बहुत अच्छा हम उदाहरण कह सकते हैं। तो इनके पिता जो हैं वो महाजन जाति के थे, इसलिए इनकी अगर हम बातें, जैसे क्रांतिकारी को तो हम जाति बात ही नहीं करते। तो इनके पिता का जो नाम था वो था राधा कृष्ण और इनकी माता का नाम था गुलाब देवी। महाजन अगर हम बात करें जाति से थे। तो लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ पंजाब के अंदर। और अगर हम इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें शेर ए पंजाब, पंजाब का शेर, शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, इन नामों से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं हम लाला लाजपत राय की, जिन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अंदर इन्होंने आर्य समाज का जो विचार है उसको बढ़ावा दिया। आर्य समाज से प्रभावित थे। अगर हम बात करें, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, देखिए कितना गजब का जोड़ है, कितना गजब का जोड़ है। अगर हम भारत की बात करें, तात्कालिक भारत की, ये पूरा पाकिस्तान वाला, ये कश्मीर वाला हिस्सा भी उस समय था, ये बर्मा, ये सब उस समय में भारत में थे। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा डोमिनेटिंग ये कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय कर रहे हैं। बाकी जो बचा दक्षिण भारत वाला हिस्सा, यहाँ पर कौन, किसका प्रभाव चल रहा है? तिलक का। और इधर ब्रह्म समाज को लेकर और पूरा विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों गरम दल के नेता जो हैं वो पूरे भारत में अपना प्रभाव इस तरह से दिखा रहे हैं। और यहाँ लाला लाजपत राय जो हैं वो किससे प्रभावित हो रहे हैं?
ये आर्य समाज की शिक्षा से प्रभावित है। इधर विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज की शिक्षा से प्रभावित है और लोगों में एक जन क्रांतिकारी का काम तो कर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का तो कर रहे हैं, लेकिन जन जागरूकता का कार्य भी ये साथ साथ करते जा रहे हैं। इसलिए एक बड़े समाज में भी क्रांतिकारी बदलाव ये लाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो 1882 के अंदर 1882 ये दयानंद सरस्वती वही दयानंद सरस्वती जिन्हें नन्ही जान ने दूध के अंदर कांच पिला के दे दिए थे, मारवाड़ वाली वो कथा है, पूरी अपन बात करेंगे, अभी चर्चा नहीं करेंगे इस पे। लेकिन ये दयानंद सरस्वती के संपर्क में आते हैं 1882 में। पेशे से वकील थे, बड़े वकील थे, अच्छे वकील थे, लाला लाजपत राय। और जब दयानंद सरस्वती के संपर्क में आते हैं तो ये किससे प्रभावित होते हैं? आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। आर्य समाज, इसका नारा था कृणवतो विश्वमार्यम। आगे हम पढ़ेंगे, पूरे विश्व को श्रेष्ठ मानव बनाना है, और ये भी यही चाहते थे। तो कृणवतो विश्वमार्यम, तो दयानंद सरस्वती से ये प्रभावित थे। और जब ये इतने प्रभावित हो गए कि आर्य समाज का प्रचारक और उसी सिद्धांतों पर उसका अनुसरण करने लगे, और उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित एक एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की इन्होंने लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। और जब ये समाचार कांग्रेस के पास भी पहुंचे तो ये कांग्रेस ने भी इनको आमंत्रित किया, और 1881 के अंदर इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन किसका? कांग्रेस का, में भाग लिया, या हम कह सकते हैं उसके सक्रिय सदस्य बन गए। लेकिन ये हमेशा ये कांग्रेस की जो नरम नीतियां हैं अंग्रेजों के प्रति, उसके विरोधी रहे, नरम नहीं होना चाहिए। तो 1886 के अंदर और 1889 में यही एंग्लो वैदिक स्कूल के आगे एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी। ये अपन नाम पढ़ते हैं ना, DAV, क्योंकि दयानंद एंग्लो वैदिक, ये DAV का नाम बनता है। कॉलेज स्कूल आगे लगा लो आप DAV, क्योंकि अजमेर से तो गहरा, राजस्थान से तो दयानंद सरस्वती का गहरा नाता रहा है, और लास्ट में इनकी मृत्यु भी अजमेर के अंदर है ना, अजमेर में हुई है। तो ये अपन बात कर रहे हैं इस पे। तो सबसे पहले हम बात करें तो दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, उसके बाद में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर ये भाग लेते हैं, और फिर 1894 में ये जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी स्थापना कर देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण भी होता है, पंजाब नेशनल बैंक। और एक लक्ष्मी बीमा कंपनी है, वो भी इनके द्वारा, लक्ष्मी बीमा कंपनी, उसकी भी इनके द्वारा स्थापना की गई। तो पंजाब नेशनल बैंक की इन्होंने 1894 में चल के क्या करी, आगे चल के स्थापना करी। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, 1897 से 99 के बीच में पूरे भारत में अपन बात करें, बारिश का मोती और अकाल पड़ता है, और उस अकाल के दौरान ये बहुत सहयोग करते, जिसका अंग्रेजों ने भी बहुत जोरदार प्रशंसा की है, और एक इन्होंने आंदोलन के रूप में उसको चलाया, जिसको हिंदू राहत आंदोलन कहते हैं। क्या चलाया इन्होंने? एक संगठन बनाया और एक आंदोलन चलाया, हिंदू राहत आंदोलन। और इस हिंदू राहत आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें अकाल राहत के लिए चलाया गया। किसके लिए? अकाल राहत के लिए ये चलाया गया। ये थे तो हिंदू, लेकिन जैन धर्म से भी बहुत प्रभावित थे, तो अकाल राहत के लिए चलाया गया। जैन थे, हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे, तो अकाल राहत के लिए इन्होंने हिंदू राहत आंदोलन चलाया। तो अब 1899 तक अंग्रेज यहाँ इस हिंदू राहत आंदोलन के कारण इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कई लेख, अंग्रेजों ने इनको प्रशस्ति पत्र भी दिए कि इन्होंने बहुत सेवा की हुई,
भारतीयों की बहुत सेवा की और अंग्रेजों को इतना लोड नहीं लेना दिया पंजाब के अंदर अकाल राहत कार्यों के अंदर। और इनका जो संगठन था, जो हिंदू राहत आंदोलन चला रहा था, उसने बहुत लोगों की सेवा की। धीरे धीरे कांग्रेस में थोड़ा सक्रियता लेने लगे, लेकिन इनको धीरे धीरे कांग्रेस से मोह भंग हो गया। साल आ गया 1907 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, वहां कांग्रेस में दो धड़े अलग बन जाते हैं, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। अब हम तो जानते हैं कि भाई ये कौन से दल में आने वाले हैं, गर्म आदमी है, तो ये गरम दल के अंदर तो लाल बाल और पाल जो हम बात करते हैं वो कांग्रेस से सूरत अधिवेशन में अलग हो गए। और इस दल को क्या कहते हैं, उस विभाजन को गरम दल, और इसको कहते हैं सूरत विभाजन कांग्रेस का। अब क्या हुआ, जब ये अलग हो गए तो इन्होंने कहा मैं तो मेरा रास्ता लूंगा, और इन्होंने अपना रास्ता चालू कर दिया और पंजाब में किसानों के लिए बहुत जोरदार का आंदोलन चलाया। पंजाब में किसानों के लिए आंदोलन चलाया। किसान आंदोलन आज के नहीं चल रहे, पंजाब वाले बेल्ट में पानी है, नदियां हैं, उपजाऊ जमीन है तो खेती है, खेती है तो किसान है, और किसान है तो किसान आंदोलन भी है, अन्नदाता है हमारे। तो किसान आंदोलन चलाया और अब अंग्रेजों की तिरछी नजर जो है लाला लाजपत राय पे होने लगी और उन्होंने इनको जेल भेज दिया। जेल में कहा? मांडले। इनको कौन सी जेल में भेज दिया गया? मांडले, बर्मा के अंदर मांडले जेल में इनको भेज दिया गया। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन चलाया, उसका कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इनको वापस छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया और वापस आते ही इन्होंने कहा कि एक सामाजिक समस्या जो है छुआछूत हमारे समाज के अंदर है। मैंने शुरुआत में जो आपको भूमिका दी थी उसमें इनकी कई भूमिकाएं बताई थी आपको। तो इन्होंने एक अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बनाया और उसकी अध्यक्षता की। अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बुलवाया और उसमें क्या बने? ये अध्यक्ष बने। चाहे महात्मा गांधी ले लें, चाहे विनायक सावरकर ले लें, चाहे लाला लाजपत राय ले लें, चाहे बाल गंगाधर तिलक ले लें, इनके सामाजिक कृत्यों के कारण भी, सामाजिक उत्थान में किए गए कार्यों के कारण भी हम इनको पढ़ते हैं। आगे 1914 के अंदर ये भारत से बाहर चले गए और 1914 से लगाकर 1920 तक ये भारत से बाहर रहे। इस दौरान इन्होंने जापान में भी कुछ समय बिताया और ज्यादा समय बिताया इन्होंने अमेरिका के अंदर। यानी आपके कभी कोई प्रश्न आए तो 1914 से 20 को लेकर लाला लाजपत राय भारत में नहीं रहे। इस दौरान उन्होंने क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं और भारतीय लोगों पर हो रहे अत्याचार को, उन जापान वाले और अमेरिका वाले, उसमें वो एडवांस लोग थे, जापान भी बहुत एडवांस था, तो वहां उन लोगों से अवगत कराया और वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन जो है किस तरह चलाया जा सकता है उसको टटोला। इन्होंने कुछ संगठन भी स्थापित किए, जैसे न्यू इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर गठन किया। न्यू इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका गठन इन्होंने किया न्यूयॉर्क में। इन्होंने वहां पर यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया। यंग इंडिया का संपादन, यंग इंडिया भी क्या था? एक समाचार पत्र था। अमेरिका के अंदर होम रूल लीग ऑफ इंडिया, कुछ जगह इंडियन होम रूल लीग भी लिखा हुआ है, और ये कौन सी जगह है? ये अमेरिका में इन्होंने स्थापित की, होम रूल लीग ऑफ इंडिया। होम रूल लीग पूरा अपन इसको पढ़ेंगे जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे तो हम और ज़्यादा। अब ये अपने इन कार्यों की वजह से काम तो अमेरिका में कर रहे थे, लेकिन समाचार भारत में लगातार प्राप्त हो रहे थे कि लाला लाजपत राय जो है वो बहुत जोरदार
काम कर रहा है, लोगों में जागृति पैदा कर रहा है। तो जैसे महात्मा गांधी लौटे थे ना वापस साउथ अफ्रीका में पॉपुलर होके, वैसे ये बहुत पॉपुलर होके जब भारत लौटे, और साल था जब लौटे, ये साल था 1920 का। 1920 भारत में असहयोग आंदोलन की तैयारी हो रही थी, और आते ही एक विशेष अधिवेशन बुलाया था कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या बुलाया था? कांग्रेस, कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। और उस विशेष अधिवेशन में लाला जी को क्या बना दिया गया? लाला जी बन गए अध्यक्ष। लाला जी की अध्यक्षता में ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और उसमें कौन सा आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ? असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। और पंजाब में ये न्यूज़ फैल गई कि लाला जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, और आंदोलन बहुत सफल था, तेजी से बढ़ रहा था, लोगों तक पहुंच रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 चोरी चौरा की घटना, जिसके बारे में हम जब गांधी नेहरू के बारे में बात करेंगे तो उस घटना के कारण आंदोलन स्थगित हो गया, और इनका भी मोह धीरे धीरे कांग्रेस से हटने लगा कि कांग्रेस जो मैं चाह रहा हूं वो चीज नहीं कर पा रही है, या अंग्रेजों के सामने डटकर नहीं खड़ी हो पा रही, और कांग्रेस ने चुनाव से अपना नाम वापस ले। तो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण एक दल का गठन हुआ जिसका नाम है स्वराज्य दल या स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी, इन्होंने स्वराज्य पार्टी से चुनाव लड़ा, और जो केंद्रीय विधान परिषद है, उस केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद के ये क्या बन गए? सदस्य बन गए। और सदस्य के साथ में इन्हें सदन में उपनेता चुन लिया गया, सदन का उपनेता बनाया गया। लेकिन मुख्य संस्थापक स्वराज्य पार्टी के थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये नेहरू जी अभी भी नरम दल वाले आदमियों के थे, तो इनसे थोड़े विचार जो हैं वो बनते नहीं थे, तो इनके क्या हो गए, उसमें मतभेद हो गए मोतीलाल नेहरू से। इसलिए इन्होंने जो स्वराज्य पार्टी है उससे क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, और अपनी खुद की एक पार्टी बना ली जिसको नाम रखा गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। लेकिन ये जब केंद्रीय परिषद में पहुंचे थे, केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचे थे, तो ये कौन से दल से पहुंचे थे? स्वराज्य पार्टी से। लेकिन अब इन्होंने कहाँ बना ली? नेशनलिस्ट पार्टी बना ली, और धीरे धीरे इनको लगा कांग्रेस जो है वो भला नहीं कर सकती है, तो ये धीरे धीरे हिंदू महासभा की ओर भी आकर्षित। जब सोशल पार्टी में थे तो बाद में ये किसकी ओर? ये हिंदू महासभा की ओर भी आकर्षित होने लगे, हिंदू महासभा की ओर आकर्षित हो गए, और उसको भी ज्वाइन कर लिया इन्होंने। यानी मैंने बार बार शुरुआत में आपको एक इनके लिए भूमिका दी थी। ये जो क्रांतिकारी हैं, ये जो नेता है, ये कई जगह आपको कई अलग अलग भूमिकाओं में आपको दिखाई देंगे। अब जब ये इनकी पॉपुलैरिटी चरम पे थी, तो इन्होंने कहा कि समस्याएं तो भारत में बहुत सारी थी, अब मजदूरों की समस्या भी इनके सामने आ गई। तो इन्होंने, अब देखो कहाँ व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति है पंजाब का, लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसका गठन किया 1920 में, और उसके अध्यक्ष बन गए। और ये कहाँ पर? बंबई में, है ना। कहाँ से चलकर कहाँ तक ये पहुंच गए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है ये, उसमें इनके साथ एक जोसेफ वेंकटिस, है ना, और एक और साथी इनके थे, वो थे एनएम जोशी, एनएम जोशी, और एक जोसेफ वेंकटिस। कोई ज़्यादा महत्व नाम नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। तो ये कुछ नाम हैं इनके साथ में। और अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने लाला, सम्मेलन के अध्यक्ष बने लाला
लाजपत राय। तो अब ये ट्रेड यूनियनों की मांगे भी उठाने लगे। 1920 से लगाकर अपन ने बात की अभी स्वराज्य पार्टी में पहुंचने, राजनीतिक आंदोलन करने। अब क्या हुआ भारत के अंदर, 1917 में कानून आया था, उसको 10 साल पूरे हुए और उसमें कानून में था कि हर 10 साल से उसका अवलोकन किया जाएगा। तो 1927 के अंदर 1927 के अंदर मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार आए, रोलेट एक्ट आया, उनके विरोध में कई हल्ले हुए। तो सुधार के लिए एक कमीशन बनाया, इसका नाम था साइमन कमीशन। और ये कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। 10 साल पूरे कब हो रहे हैं? 1927 में साइमन कमीशन भारत पहुंच रहा है 1928 में। उतरा कहाँ? बंबई के बंदरगाह पे। वहां पे भी लोग खड़े हो गए, काले झंडे दिखाने शुरू हो गए, क्योंकि इस साइमन कमीशन, अरे भाई समस्या कौन? भारतीय होगी, बताएगा कौन समस्या? तो भारतीय तो बताएंगे। इनमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बना। जॉन साइमन ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं। इसके कारण इसका सभी जगह क्या हुआ? विरोध हुआ। और यही विरोध जो है वो बंबई में हुआ और यही विरोध इनके द्वारा किया गया। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है, कहां पहुंचता है? लाहौर पहुंचता है। तारीख थी 30 अक्टूबर 1928। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 30 अक्टूबर का किसकी जयंती है, ये भी आपको लिए आप कमेंट में जरूर आंसर डालें। 30 अक्टूबर और इंटरलेट करना अपने को इसलिए। तो 30 अक्टूबर किसकी जयंती है? और ये 30 अक्टूबर को कौन सी घटना होती है? ये साइमन कमीशन पहुंचता है लाहौर, और लाहौर के अंदर अचानक देखता है कि अरे इतनी भीड़ कहां से आ गई। क्योंकि लाला जी जो हैं, लाला लाजपत राय की तो पब्लिक में बहुत पॉपुलरिटी थी, तो उन्होंने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर ली। और जब भीड़ इनको लगा कि, वो आपने पिक्चर भी देखी होगी, इसमें वो डायलॉग मारता है, कैच दिस ओल्ड मैन। तो उस तरह से कहा इसको, इसी के लाठी मारो पहले। तो अंग्रेजों ने बहुत, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स एस्कॉट। लाठियों का ऑर्डर देने वाला कौन था? जेम्स एस्कॉट। इस जेम्स एस्कॉट के आदेश पर लाठियां चलाई गई और उससे जो है लालाजी क्या हो गए? घायल हो गए। ये घटना है 30 अक्टूबर 1928 की। आदेश किसका था? जेम्स एस्कॉट का। और यही लाला लाजपत राय जो हैं, इनकी 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो लाठियां पड़ी 30 अक्टूबर 1928 को, लेकिन इनकी डेथ जो होती है वो होती है 17 नवंबर 1928 को। उस समय पंजाब के अंदर युवा, भगत सिंह जैसे युवा, बहुत सारी युवा पीढ़ी जो इनको आदर्श मानती थी, बहुत गहरा धक्का लगा और उन्होंने बदला लेने का सोचा। बदला लेना तो किससे था? इस एस्कॉट से लेना था, लेकिन उनके हाथ लगा। ठीक 1 महीने बाद की डेट याद हो जाएगी आपको। 17 नवंबर के बाद आता है दिसंबर, 17 दिसंबर 1928। और इन्होंने एक अंग्रेज जिसका नाम था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या क्यों हुई? बदला लेने के लिए। बदला किसकी हत्या का? लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मार दी। मारना किसको चाह रहे थे? जेम्स एस्कॉट को। लेकिन एस्कॉट है तो एस्कॉट में चलता था, तो एस्कॉट में बच गया ही। और मारा कौन गया? सैंडर्स। लाला लाजपत राय का जो जीवन है वो इस तरह देश के काम आया। और जब महात्मा गांधी के पास में ये समाचार पहुंचे तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा, एक कोटेशन है कि भारत के आकाश पर गांधी जी ने इनकी मृत्यु पर कहा, भारत के
आकाश पर जब तक सूर्य है, जब तक सूर्य है तब तक, है ना, तब तक लाला जी, जो लाला लाजपत राय है, जब तब तक लाला जी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन अपन लाला जी की खुद की जी, तो ब्रिटिश का मेरे ऊपर लाठियों का एक एक वार, ब्रिटिश के साम्राज्य की ताबूत की आखिरी लकीर, वो हमने शुरुआत में देख ही लिया। एक लाला लाजपत राय खुद की एक कोटेशन और है, वो कहा करते थे, ये लाला जी के हैं, लाला जी के वाक्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, वो तुम्हारा राष्ट्र है। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तुम्हारा राष्ट्र है। ये इनके, अब उठो अपने कर्तव्य को पहचानो, है ना, ये कुछ कोटेशन है इनकी, बहुत ज़्यादा चलती है, इनमें से अपन ने मेन ले ली। तो इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने भी शोक प्रकट किया और कहा कि भारत के आकाश पर जब तक सूर्य है तब तक लाला जी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हो सकती। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा राष्ट्र है, ये किसके कथन है? लाला जी के खुद के कथन है। और एक वो ब्रिटिश साम्राज्य पे ताबूत का आखिरी कील, वो हमने शुरुआत में ले ही लिया। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। उस समय बन जाती तो बन जाती, अब तो मामला ही खराब हो गया बहुत सारे। तो हिंदी को ये क्या बनाना चाहते, राष्ट्रभाषा, उसके लिए इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। यानी हिंदी से इनको बहुत अधिक लगाव भी था। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जिनमें सबसे पॉपुलर इनकी रचनाओं में अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये 1928 में आई है। वैसे अनहैप्पी इंडिया इनकी द्वारा 1928 में लिखी गई। इसके अलावा हमने बात की यंग इंडिया का संपादन, भारत का राजनीतिक भविष्य, यंग इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, ये इनकी कुछ रचनाओं में इंडिया विल टू फ्रीडम, इंडिया विल टू फ्रीडम। इसके अलावा एक भगवत गीता का संदेश, भगवत गीता का संदेश। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, भगवत गीता का, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, इंडियाज डेब्ट ऑन इंग्लैंड, ये इस तरह से आता है। ये इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, इस तरह से ये अपने, ठीक है ना, ये हिंदी में लिख दिया है, ये अंग्रेजी में नाम है, वैसे आ सकता है अपने, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। एक इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बात करी है। तो इन्होंने लिखा है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से एग्जाम में बार बार अनहैप्पी इंडिया पूछ लिया है, इंडिया विल फ्रीडम पूछ लिया है, और यंग इंडिया भी आ चुका है, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछ लिया। तो 3-4 बातें तो यहाँ से पूछ ली है। इनकी कुछ जीवनियाँ हैं, जिनमें इनकी खुद की जीवनी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इनकी रचनाओं में जीवनियाँ हैं, इनमें इनकी खुद की है द स्टोरी
ऑफ माई लाइफ, ये इनकी खुद की जीवनी पर है। और ये जो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है ये खुद लाला लाजपत राय के लिए है, यानी ये खुद की जीवनी है लाला जी की। इसके अलावा इन्होंने शिवाजी की, कृष्ण की, शिवाजी की, कृष्ण की जीवनी भी इन्होंने बड़े रुचि से लिखी है। शिवाजी और कृष्ण की जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा है। ये एक गैरीबोल्डी थे, भारत में अपन पढ़ते हैं ना गैरीबोल्डी ऑफ राजस्थान, दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एकीकरण में वही रोल अदा किया जो गैरीबोल्डी ने। कौन से देश में, ये आप कमेंट में लिखना। तो ये एक तो गैरीबोल्डी से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने गैरीबोल्डी और मेजिनी, गैरीबोल्डी और मेजिनी की जीवनी भी लिखी। ये गैरीबोल्डी कहाँ, कौन से देश के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना, ये इन्होंने लिखा। एक मेजिनी की एक पुस्तक थी ड्यूटीज ऑफ मैन, ड्यूटीज ऑफ मैन। इस ड्यूटीज ऑफ मैन का इन्होंने अनुवाद किया, और कौन सी भाषा में किया, उर्दू भाषा में। उर्दू के बहुत अधिक जानकार थे ये। तो ये इनके द्वारा रचित कुछ जीवनियां हैं, ये इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, और कुछ समाचार पत्र इनके द्वारा निकाले गए हैं, समाचार पत्र, जिसमें अंग्रेजी का समाचार पत्र है, अंग्रेजी भाषा में वो है द पीपल, द पीपल, लोग। एक उर्दू भाषा में अगर हम देखेंगे तो वंदे मातरम हमें जचेगा नहीं उर्दू भाषा में, लेकिन जो समाचार पत्र है वंदे मातरम, वो उर्दू भाषा का था, वो भी इन्होंने संपादन किया, वंदे मातरम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी भाषा में इनका समाचार पत्र पीपल, और दूसरा समाचार पत्र इनका वंदे मातरम। एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था पंजाबी, पंजाब के थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके द्वारा रचनाएं, साहित्य लिखा गया, जीवनियां लिखी गई, समाचार पत्रों का इनके द्वारा प्रकाशन किया गया। तो इसमें तीन चीजें हमने ली है, जीवनी ली है, रचनाएं ली है, और इनके द्वारा समाचार पत्र। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण लेखक, क्रांतिकारी, है ना, ये पत्रकार, वकील, पेशे से वकील थे। तो इस तरह लाला लाजपत राय का व्यक्तित्व का भारत की क्रांति पर प्रभाव पड़ा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, और भारतीय जनमानस को इन्होंने हर एक क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, छुआछूत के विरोध में हिंदू महासभा में गए, इनके द्वारा ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई, तो बहुत बड़ा रोल इनका पूरे भारत में रहा। विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो मध्य, उत्तरी, पश्चिमी भारत के अंदर एक बहुत बड़े आइकन के रूप में लाला लाजपत राय जी रहे। दिशा इराइज आपके सामने रेगुलर रूप से ये मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ क्रांतिकारी, कुछ स्वतंत्रता आंदोलनकारी, इनके आपके रोज हम क्लास लेके आ रहे हैं, और लगभग हमने इस क्लास के अंदर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे गए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आप जुड़े रहिए दिशा इराइज के साथ, और हम टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पे हैं, तो आप वहाँ भी आप इन क्लासेस को ले सकते हैं। नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, दिशा इराइज ऐप से जुड़े और अपने साथियों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।